भारत के बारे में बात किया जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति कुछ ऐसी नज़र आती है, ऐसी कुछ नज़र आती है ना? ऐसे देखो, है ना? अगर ग्लोब पर देखा जाएगा तो गोलार्ध के हिसाब से देखा जाएगा, अक्षांशीय स्थिति अगर देखी जाएगी तो ये उत्तरी अक्षांश में नज़र आएगा ग्लोब पर। देशांतरीय स्थिति स्थिति देखी जाएगी तो पूर्वी देशांतर में नज़र आएगा। उत्तरी अक्षांश में, पूर्वी देशांतर में हमको नज़र आता है ना? वैसे जब पूरी तरह से ग्लोब पर देखा जाएगा तो हमको कहीं ऐसे मान लीजिए है, तो यहाँ कहीं पे नज़र आता है, यहाँ पे मान लो भारत। एशिया महाद्वीप के कहाँ पे आता है? दक्षिणी भाग में। एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग है, ये दक्षिण का हिस्सा है, दक्षिण एशिया का भाग है। इसके उत्तर और उत्तर पूर्व में जो फैली हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, ये बाकी मतलब शेष एशिया से एक इसको अलग स्थिति भी प्रदान करती हैं, उत्तर और पूर्व में, ठीक है। हिमालय की जो स्थिति, वो एक विशेष स्थिति देती है, क्योंकि हिमालय जो है ना हमारे लिए जल विभाजक के रूप में भी काम करता है, साथ ही साथ प्रहरी के रूप में भी काम करता है ना? दक्षिण में देखेंगे तो ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अपना अरब सागर, और ये पूरा क्या है, ये हिंद महासागर। और यही नहीं, यहाँ पे सुलेमान, किरथर ऐसे करके आप देखेंगे ऐसे फैले हुए हैं। ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाता है, एक आपको मिलता है उपमहाद्वीप के रूप में दिखता है ना? भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति नज़र आती है, जिसमें हम कई बार देखते हैं तो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है ना, इतने सारे देश इसमें शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ा देश अपना भारत है, जनसंख्या के मामले में भी, क्षेत्र के मामले में भी, कल्चर के भी मामले में, ठीक है? बात समझ रहे हैं? अच्छा, भारत को जैसे सिंधु के बारे में बात की जाए तो सिंधु जिसको इंडस कहा गया, इंडस किसके द्वारा कहा गया था? कई बार प्रश्न भी आया हुआ है, यूनानियों ने इसको सिंधु नदी को इंडस कहा था, और इंडस के आसपास का जो क्षेत्र था उसको बोला उन्होंने इंडिया, है ना? आकृति हमने कैसी बताई आपको, याद रखना भाई। चतुर्भुजाकार। हाँ, चतुष्कोणीय बोल सकते हैं, चतुष्कोणीय बोल सकते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर में है, वैसे आप नॉर्मली इसको उत्तरी गोलार्ध बोल सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना? एक जो प्रश्न कई बार पूछा जाता है, अभी इसमें हो सकता मिल जाए आपको, भारत का कुल अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6.4 से लेकर 37.6 डिग्री नॉर्थ में, यही है सर 8.4 है। हाँ सर यही है, मुख्य भूमि का बोलेंगे तो 8.6 आ जाता है। हमने कुल की बात की है, ठीक है, कुल विस्तार की हमने बात की है। कुल विस्तार भारत का 6.4 से 37.6 के बीच में है, ये उत्तरी अक्षांश। पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच में है। नॉर्मली देखा जाए ओवरऑल तो ये लगभग 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री विस्तार है भारत का, अक्षांशीय हो चाहे देशांतरीय हो, लगभग 30 डिग्री का ही है। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे बात यह है कि 30 डिग्री अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, या फिर देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार समान होने के बावजूद भी भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व की पश्चिम में अंतर है। क्या कारण है इसके? ऐसा कोई सवाल भी बनता है, पूछा भी गया है सवाल। इसका उत्तर क्या होता है भाई? इसका उत्तर होता है क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह पर बराबर होती है, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते
ध्रुवों की ओर जाते रहते हैं, वैसे वैसे इनके बीच की दूरी कम होती चली जाती है ना। जैसे विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। जब आप ध्रुवों पर पहुंचेंगे तो 0 किलोमीटर हो जाती है। बात समझे। लेकिन अक्षांशीय रेखाओं, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी, अरे ऐसे ना होता भाई, ऐसा ना करके होता है, हैं? यस सर। हाँ क्या- हाँ, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, कभी कम नहीं होती और कभी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती चली जाती है, जो कि ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते वो 0 किलोमीटर के बराबर हो जाती है। यही कारण है कि विस्तार इनका बराबर होने के बावजूद भी इसके उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर है। ओके, बात क्लियर है। नहीं। अब देखिए एक चीज और याद रखना, ये तो बात हुई है दो रेखाओं के बीच की दूरी में। अभी हम बात करेंगे इनकी लंबाई में। अभी जैसे हमने बताया ना, यहाँ से जब हम मतलब विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जा रही है ना। अक्षांश रेखा की लंबाई कम होती जा रही है ना भाई। जी सर। जी ठीक है, सर। ठीक है, जी सर। ठीक है। लेकिन देशांतर रेखाओं के बारे में देखेंगे तो देशांतर रेखा की लंबाई हमेशा बराबर नजर आएगी। इतना लंबी देशांतर रेखा जा रही भाई, है ना। देशांतर रेखा चाहे जो भी होगी, उसको उसका काम है ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम, है ना। तो सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई हर जगह बराबर होती है। बात समझ गए। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई हर जगह नहीं, हमेशा बराबर होती है। लेकिन अक्षांश रेखाओं की लंबाई विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कम होती चली जाती है। भारत एक सुगठित भौगोलिक इकाई है जिसकी अपनी एक विशिष्टता है। भारत के 5 भौतिक विभाग परस्पर आश्रित और एक दूसरे के पूरक हैं। जो भारत के भौतिक विभाग हैं, जैसे उत्तर का हिमालय पर, सॉरी, उत्तर की पर्वत श्रेणियां, उत्तर का विशाल मैदान, है ना, तटीय क्षेत्र, फिर आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, फिर द्वीपीय क्षेत्र, और एक आपका आता है पठारी क्षेत्र, है ना। यही ये सब 5 तरीके के हैं, लेकिन इन सब का एक दूसरे पर निर्भर होना और ये एक दूसरे का पूरक होना, ये इनकी अपनी विशेषता है। अभी आप हिमालय पर्वतमाला की बात करते हैं, तो हिमालय पर्वतमाला के होने से क्या फायदा है कि उत्तर का विशाल मैदान इतना उपजाऊ है, इतनी घनी आबादी को समेटे हुए है, इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के काबिल है। हिमालय की खासियत है, हिमालय की देन है। हिमालय की ही देन है कि बारिश वारिश भी अच्छी खासी हो जाती है, फसलें अच्छी खासी हो जाती हैं। बात समझे। वहीं दूसरी तरफ जो पठारी क्षेत्र हमारे हैं, वो कहीं ना कहीं खनिज संसाधनों की उपलब्धता को बरकरार रखते हैं, जिनकी वजह से कृषि में उपयोग की जाने वाली तकनीक की आपूर्ति भी होती है। पश्चिमी घाट की बात करेंगे या पूर्वी घाट की बात करेंगे तो वो भी आप देखेंगे ना कहीं बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। भारत को भले कई सारे भौतिक विभागों में बांटा गया है, इसमें 5 बताया गया है। वैसे आप कोई जैसे NIOS पढ़ेंगे तो उसमें 6 भौतिक विभाग हैं, है ना, उसमें 6 होते हैं। लेकिन आप देखेंगे सबकी विशेषता सिर्फ एक है। कौन सी विशेषता है? मानसूनी। बात समझे। तो 5 भौतिक विभाग परस्पर आश्रित हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। भारत में ऋतुओं का वार्षिक चक्र मानसून से प्रभावित है, ये हमको याद रखने की जरूरत भी है। विशाल हिमालय इस देश को उष्णकटिबंधीय विशेषता, पूरे देश को एक छोर से दूसरे छोर तक मानसूनी एकता प्रदान करता है। ये हिमालय की बात है। हिमालय है तो ये बात संभव हुई कि उष्णकटिबंधीय विशेषता भारत में पाई जाती है। पूरे देश में
उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक मानसूनी एकता भी प्राप्त है। ठीक है, जैसे किसान कहीं का भी हो, मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करता जरूर है। बात समझ रहे हैं? मानसूनी एकता का मतलब ये है। भारत कई प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, खनिज, वन, वन्य जीवन, जल में समृद्ध है। मृदा महत्वपूर्ण संसाधन है भाई। हम इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप किसी न किसी रूप में भोजन और अपने जीवन की कई आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। भारत में कृषि उद्योग की अभूतपूर्व प्रगति हुई। हम कई प्रकार की फसलों का उत्पादन भी करते हैं। ठीक है, उत्पादन करते हैं। हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर। यहाँ कई कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों का विकास भी हुआ है। ठीक है, यातायात और संचार के साधन हमारे देश की जीवन रेखा, इससे लोगों के बीच निकटता बढ़ती है। इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। अंततः किसी भी देश के निवासी उसके सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोगों की संख्या की अपेक्षा उनकी गुणवत्ता से ही किसी देश को वहां के जीवन स्तर में सुधार लाकर धनी और समृद्ध बनाया जा सकता है। हमारा देश एक विशाल देश है। इसका कुल क्षेत्रफल है 32,80,000 कि 87,000 है। 87,000 से हाँ 32,87,263। हाँ, तो क्षेत्रफल याद रखना भाई, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये वाला संख्या। सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, और जनसंख्या के मामले में पहला हो गया है। ठीक है, पूरे देश, ठीक है ना, और पूरे विश्व का यहाँ पे कितना प्रतिशत भूमि है भारत के पास? 2.4। हाँ, 2.4% भूमि पर। ये पूछा गया है कई बार पेपर में। ठीक है, अवस्थिति की बात करें हम, विश्व में भारत की अवस्थिति को दिखाने वाले चित्र 12.1 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा देश एशिया के दक्षिण मध्य प्रायद्वीप में स्थित है। एशिया के कहाँ पे? दक्षिण मध्य प्रायद्वीप में। मुख्य भूमि के अलावा दो द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में नजर आते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है भाई, और अरब सागर में लक्षद्वीप। ठीक है, भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर है। हमारे देश के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप, देश का पश्चिम में क्या है? अरब प्रायद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। पूर्व में म्यांमार, मलेशिया, हिंदेशिया, हिंदेशिया मतलब इंडोनेशिया, ये सब देश आपको देखने को मिल जाएंगे। परिणाम स्वरूप पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों को मिलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग के संदर्भ में भारत की स्थिति अत्यंत अनुकूल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप, कहाँ पे है भारत भाई? ये है, यहाँ सर अफ्रीका के बगल में। हाँ, कुछ और नहीं देखा जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इधर। आप देख सकते हैं ये कोहिमा, नागालैंड, ये सब राजधानी मतलब बताया गया है। ठीक है, चलिए, भारत की मुख्य भूमि दो प्रकार का विस्तार है, दो प्रकार का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, एक है कुल भूमि का, तो कुल भूमि का हमने बताया है 6.4 से 37.6 के बीच। ठीक है ना, बस समझे, यहाँ समझ गए? यहाँ तक 6.4 का मतलब है, ये बात कर रहे हैं इंदिरा पॉइंट का। इंदिरा पॉइंट से कहाँ तक? जम्मू कश्मीर, या फिर इंदिरा कॉल तक। ठीक है भाई, जब हम, ये कुल भूमि है। मुख्य भूमि की बात करें अगर, तो मुख्य भूमि है 8.4 से 37.6 डिग्री के बीच। ये कहां से कहां की लंबाई है? इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तर अक्षांश के बीच में, 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच में विस्तृत है। कर्क रेखा कहां से गुजर रही है? भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। दो भागों में भारत को विभाजित भी करती है। मतलब भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध के उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में
स्थित है। भारत कहाँ है? पूर्णतः है, पूरी तरह से, अंशतः की बात ही नहीं होगी, पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है। वो भी उत्तरी गोलार्ध में होने के साथ साथ, क्योंकि कर्क रेखा इसको बीचों बीच से विभाजित करती, कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होकर गुजर रही है। इसका मतलब है ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में फैला हुआ है। बात समझे? दोनों में है। देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण हमारे देश के सुदूर पूर्वी पश्चिमी भागों की स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। यहां से कहा लिखे नहीं थे क्या? 68 दशमलव ऐसे 97.25 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर आता भाई? 4 मिनट का, है ना? अगर यहां से यहां तक लगभग 30 डिग्री माना ही जा रहा है तो 2 घंटे का अंतर आएगा। 30 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटा का अंतर है। बात समझ आई? इसी 2 घंटे की बात हो रही है, ठीक है? अब एक चीज और याद रखना, अगर आप 1 डिग्री देशांतर पूरब की ओर खिसकते हैं तब क्या होगा? तब आपके टाइम में 4 मिनट प्लस कर दिया जाएगा। यही होता है। जी सर। अगर आप इसके पश्चिम में जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 मिनट माइनस कर दिया जाएगा। समझे? ये भी हमको याद रखना है भाई। चलो, ठीक है। इसका मतलब है अरुणाचल प्रदेश के सुदूर पूर्वी भाग में सूर्य निकलने या छिपने के पश्चात द्वारका में वह लगभग 2 घंटे बाद निकलता और छिपता है। द्वारका मतलब गुजरात की बात है भाई, ठीक है ना? चलो, ध्यान रखना। अब हमारे देश के विभिन्न स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होने के कारण भ्रम भी होता है। अतः इससे बचने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया। किसी देश का मानक समय मानने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती? कुछ शर्तें होती है ना, कुछ शर्त होती है, तभी मानक समय मान लिया जाता है उस रेखा को। तो उस शर्त कौन कौन सी होती है? एक शर्त होती है कि वो संख्या 7.5 से, सॉरी, कटे सर। पूरी तरह विभाजित हो जाए भाई, पूरी तरह विभाजित हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज है वो रेखा उस देश के बीचों बीच से होकर गुजरे। बस समझे? ये 2 शर्तें हैं। ये दोनों शर्तें अगर पूरी होती हैं तो उसी को मान लिया जाता है कि वो उस देश की मानक समय रेखा है, ठीक है ना? ओके। भारतीय मानक समय इसे बोलते हैं। भारत इस मध्याह्न रेखा को भारत की मानक मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, मानक समय रेखा कहां कहां से गुजरती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये मानक समय रेखा? सर एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, वेरी उड़ीसा, गुड। पश्चिम बंगाल। 7 राज्यों से। यूपी, 4 राज्यों से। एमपी, सीजी, है ना, छत्तीसगढ़ है ना, यस सर। ओडिशा, आंध्रा, आंध्र प्रदेश, गलती से बोला। ठीक है ना? 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये मानक, सॉरी, मध्याह्न रेखा। यूपी में इलाहाबाद या फिर नैनी या फिर मिर्जापुर ऑप्शन आ सकता है आपके सामने, ठीक है? सर इस तरह का क्वेश्चन इस बार आया था सर कि मानक रेखा और कर्क रेखा कहाँ पे कटती है। भारतीय प्रायद्वीप दक्षिण की ओर संकीर्ण होता चला जाता है, फलस्वरूप हिंद महासागर का उत्तरी भाग 2 जल भागों में बंट जाता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। एशिया का भौतिक और राजनीतिक मानचित्र देखें तो आप देखेंगे कि हिमालय की उच्च पर्वत श्रेणियां पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को शेष एशिया से अलग करती है। यहाँ तक कि म्यांमार भी हमसे अलग रहता है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर जो हमारी लंबाई है, हमारे सीमा की जो स्थल सीमा की लंबाई है, उस पर कितने देश हैं? कितने देश स्थित है भाई?
7 देश, 9। 7 देश हैं। स्थल सीमा से लगे हुए देशों की संख्या है 7। हाँ, 7। राज्यों की संख्या है 18 या 19। इसको देख लेना। ठीक है, पहले 17 राज्य हुआ करते थे स्थल सीमा पे लगे हुए। जम्मू कश्मीर को जब यूटी बना दिया गया तो लद्दाख भी आ गया, तो 18 ही है। ठीक है, 19 नहीं, 18 ही है। 18 राज्य स्थल सीमा साझा करते हैं 7 देशों के साथ में। ठीक है, और सबसे लंबी जो सीमा रेखा है हमारी वो है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो बांग्लादेश के साथ आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा त्रिपुरा। है, मिजोरम भी है। ठीक है, ठीक है भैया, नहीं समझे? जी सर, समझ। उसके बाद स्थल सीमा में दूसरा सबसे बड़ा देश अपना है चीन। चीन के साथ कितने राज्य होंगे? 5 सर। उत्तराखंड, हाँ। सिक्किम, असम, हम्म। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ले लद्दाख। आसम हाँ, भी है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश नहीं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। और असम। अरुणाचल सिक्किम। प्रदेश, सिक्किम। अरे तुम आसाम में क्यों भैया बार बार जा रहे हो? आसाम तुमको बहुत अच्छा लग रहा है। अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है हमारा, हिमाचल प्रदेश है, और लद्दाख। लद्दाख। एक एक्स्ट्रा बोल दिया। क्यों जम्मू कश्मीर नहीं लगता है क्या? सर जम्मू कश्मीर पूरा नहीं करते ना। उधर लगेगा, अफगानिस्तान से लगेगा, पाकिस्तान से लगेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लद्दाख जो है ना, लद्दाख ये पूरा ओढ़ के रखा है एकदम यहाँ तक। तो भेज दी। ठीक है, हाँ सर, हाँ। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर तो इतना छोटा सा बना दिया इन्होंने, लद्दाख को बड़ा सा बना दिया है। तो लद्दाख चीन की सीमा से सटा हुआ है, जम्मू कश्मीर नहीं है। यहाँ अफगानिस्तान से जो सीमा साझा कर रहा है वो आपका लद्दाख है, जम्मू कश्मीर नहीं है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, जबकि पाकिस्तान के साथ दोनों हैं, जम्मू कश्मीर भी है और लद्दाख भी और है। लद्दाख भी है। चल, समझ में आया तो कम से कम। सर हमको ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता देना। 15,200 ऐसे हमको। अरे भाई, एक है स्थलीय सीमा और एक है जलीय सीमा। जो जलीय सीमा है वो है 7516। ठीक है, बात समझी? सर नीचे के एरिया सर, जो समुद्र के साइड से नीचे का जो एरिया है, भी आकार का। अरे भैया ये देखो, रुको, ये है ना, जो ये वाली सीमा है, ये वाली सीमा है, ये सब मिला के है आपका 7516। ठीक है, अन्नो समझ में आया? हाँ हाँ। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, ये है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, जी सर। ठीक है। अब पाकिस्तान फिर आता है। पाकिस्तान के साथ कई जो राज्य हैं उसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसमें लद्दाख उसमें शामिल हो चुका है। लद्दाख को आप उसमें जोड़ के 5 रखना। है सर टोटल। हाँ, नेपाल के साथ कितने राज्य 5 है सीमा सर। साझा करेंगे? तो पश्चिम बंगाल 5 है। अपना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल भी है, सिक्किम भी है, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड भी है। बिहार, उत्तराखंड। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है हमारी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागा, चिन, लुसाई, पटकोई, मिसमी, ये पहाड़ियां हैं, लगी हुई हैं और म्यांमार के साथ हमारी, है ना, जिसको पूर्वोत्तर हिमालय का विस्तार भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ इरावदी नदी भी है। ये सब मिल के भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करते हैं। प्रश्न सर आया, इरावती नदी किस राज्य में सर? पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है भाई। ठीक है, तो इरावदी नदी, ये ऐसे इरावदी नदी चल रही है, ऐसे ये पहाड़ियां लगी पड़ी, ऐसे पहाड़ियां ये लगी पड़ी। ठीक है, और अराकानियोमा भी इसी में है, आपको ये भी पता होगा अराकानियोमा। क्योंकि अराकानियोमा का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा अंडमान निकोबार है ये अराकानियोमा का विस्तार है। ठीक है, जो अंडमान निकोबार हमारा है अराकानियोमा का विस्तार है वो। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखने की ज़रूरत है। फिर आता है भूटान।
भूटान के साथ हमारी सीमा है 699 किलोमीटर की। तो सिक्किमा है, पश्चिम बंगाल, असम है, अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ अपनी सीमा बना रहा है। अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा रेखा है, इसकी है 106 6 106 किलोमीटर। तो ये आप याद रखना है, ठीक है। चलो, भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों की तटरेखा की लंबाई 7500 किलोमीटर से कुछ अधिक है। मुख्य भूमि और द्वीपों की तटरेखा की कुल लंबाई जो है 7500 किलोमीटर से कुछ अधिक है। मानचित्र का अध्ययन करो और मालूम करो किन देशों की सीमाएं हमारे देश की सीमाओं से मिलती हैं। तुम्हें मालूम होगा हमारे देश की सीमाएं 7 देशों से मिलती। देश कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। द्वीपीय देश भी हमारे पास है। श्रीलंका दक्षिण की ओर हिंद महासागर में दिख रहा है, जो एक संकीर्ण जल विस्तार जिसे पाक जल संधि कहते हैं, वो श्रीलंका को भारत की मुख्य भूमि से पृथक करता है। भारत की मुख्य भूमि से पृथक करने का काम किसका है? पाक जल संधि का, ठीक है। भारतीय गणराज्य में विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है, प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली है भारत में, भारतीय गणराज्य में। इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि पुराना है ये ना, इसलिए 5 इसमें बता रहे हैं, वर्तमान में 8 हैं। राज्य और संघराज्य क्षेत्र देश की प्रशासनिक इकाइयां हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उन्हें पुनः जिलों में भी बांटा गया। भौतिक लक्षण की बात करें, भारत की भूआकृतियों में बहुत अधिक विविधता है। यहाँ पर उच्च पर्वत, गहरी घाटियां, विस्तृत मैदान, चौड़े पठार, अनेक द्वीप हैं। इनका निर्माण अलग अलग भूगर्भिक काल में विभिन्न प्रकार से हुआ। पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों द्वारा उनके रूप में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। आज भी ऐसा कहा जाता है कि हिमालय का विस्तार हो रहा है ना। पहले हम सब पढ़ते थे ना 8848 मीटर, आज के समय में 8850 मीटर पढ़ने लग गए हैं। ग्रेट चैनल कहाँ पाया जाएगा? अंडमान निकोबार में सर। वेरी गुड। ये आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार। अरे सब अंडमान निकोबार में ही मिलेगा। तो नहीं, ये वाला है, ये वाला है अंडमान और उसके बीच में, निकोबार के बीच में। ये है लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान। और कार निकोबार, सर यहाँ पे सिर्फ अंडमान नहीं बोलेंगे? ठीक है। और 9 डिग्री चैनल कहाँ है? 9 डिग्री चैनल पता होगा सबको। मिनी का लक्षद्वीप। तो ये 9 डिग्री है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। मिनिकॉय लक्षद्वीप में है। तो 8 डिग्री कहाँ होगा? मिनी और मालदीव। मिनिकॉय मालदीव। मालदीव के बीच में है। मिनिकॉय और मालदीव, ठीक है। और मन्नार की खाड़ी कहाँ देखने को मिलेगी? है आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती भाई? सर स्थलीय मार्ग से जो 200 नॉटिकल माइल तक की जो बेस रेखा कहलाती है, वो आधार रेखा कहलाती है। और इसीलिए मतलब श्रीलंका को भी हमेशा भारत के मैप के साथ इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वो आधार रेखा से वो दूरी क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए हमेशा मतलब श्रीलंका को इंडिया के साथ मैप में दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा देश है भारत, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे तो भारत की तटरेखा ऐसे कुछ कटी फटी सी नजर आ रही है, ठीक है। अब ये तटरेखा इतनी कटी फटी है, इसको कैसे हम कहेंगे भैया 12, 24, 200 नॉटिकल मील कैसे नापें? यहां से नापें या फिर हम यहां से नापें? कहां से नापा जाए? क्या किया जाएगा? इस आधार रेखा के सहारे हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे, ऐसे। बात समझे? इस आधार रेखा के सहारे हमने अपनी तटरेखा को सीधी कर दी और ये खींची नहीं जाती, काल्पनिक रेखा होती है भाई, ध्यान रखना।
इस मेरे को काल्पनिक सभी रेखा अच्छा जो आदमी है। कटे फटे तटों को सीधा करती है उसी को हम बोलते हैं आधार रेखा। मतलब टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को हम बोलते हैं आधार रेखा। बात क्लियर हुई? अब देखिए, आधार रेखा में हम एक चीज देख रहे होंगे, हमने जब आधार रेखा सीधी करी है तो कुछ क्षेत्र देखिए पानी वाला अंदर में आया होगा, है ना? कुछ पानी का क्षेत्र अंदर में नहीं आएगा। अरे भाई, ऐसे ना तट जी रेखा सर। होगी। ऐसे मान लीजिए है, जी हमने यहाँ से खींच दिया रेखा ऐसे आधार रेखा। अब ये इतना क्षेत्र तो पानी वाला अंदर आ गया ना, इसको क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा आंतरिक जल। आंतरिक जल हो जाएगा ये। बात समझे? मतलब आंतरिक जल का क्या हुआ? आधार रेखा और स्थलीय भाग के बीच में स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल कहा जाता है। बात भारत की भू प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे, ठीक है? भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। ये कठोर आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है, ठीक है? कठोर आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कई सारी चट्टानें पाई जाती हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जैसे धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने? इनके बनने का क्रम भी क्या है? सेम ऐसे ही इनके बनने का क्रम है। पेपर में प्रश्न आया है इससे संबंधित। जैसे मान लीजिए कि बात हो कि धारवाड़ धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण या भ्रंशन से निर्मित है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? खनिज संसाधन से परिपूर्ण है धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये भी कई बार पूछा जाता है, किसमें क्या पाया जाता है, किसमें क्या नहीं पाया जाता। सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, है ना, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन और सीसा, ठीक है? ये धारवाड़ में पाई जाती है। ऐसे कुडप्पा भी है, ठीक है? ऐसे कुडप्पा भी है। कुडप्पा जो है ये धारवाड़ के बाद बनी है। फिर कुडप्पा के बाद आपको मिल जाती है विंध्यन। विंध्यन है। विंध्यन के बाद कौन सी बनती है? गोंडवाना। तो गोंडवाना क्यों फेमस है? गोंडवाना फेमस है अपने कोयले के लिए ना, कोयला निक्षेप के लिए, उच्च श्रेणी का वो भी। कौन सा कोयला? विटुमिनस, ठीक है ना? और जो विंध्यन क्षेत्र है ये अपने चुना पत्थर, जैसे चुना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। चुना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, है ना? तो ये बात हमें याद रखनी थोड़ी सी। ओके। परिणामस्वरूप यह भारत का प्राचीनतम भूभाग है। परिणामस्वरूप लाखों वर्षों से पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों द्वारा इसमें परिवर्तन होते रहे। उत्तर के पर्वतों के विपरीत इस क्षेत्र की पहाड़ियों की ऊंचाई कम है। उत्तर में जितना पर्वतों की ऊंचाई है, दक्षिण में पर्वतों की ऊंचाई उतनी नहीं है। और उनके शीर्ष कैसे हैं? गोलाकार है। और आप देखेंगे उत्तर के जो पर्वतों के शीर्ष थे वो कैसे थे भाई? उत्तर के जो पर्वत थे उनका शीर्ष जैसा कैसा था? शंक्वाकार था, है ना? उत्तर में शंक्वाकार और दक्षिण में हम गोलाकार देख रहे हैं।
प्रायद्वीपीय पठार को मोटे तौर पर मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन पठार में विभाजित किया जाता है। मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। विंध्य के उत्तर में प्रायद्वीप का उत्तरी भाग मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसी में यह भी याद रखना कि नर्मदा के उत्तर का भाग है, ठीक है। नर्मदा के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च भूमि। इसमें आपको मिलेगा विंध्य पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, अरावली, ठीक है, ये सब यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ओके, चलिए। अरावली पर्वत इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाते हैं। ये देखिए प्रश्न आया हुआ था। अरावली पर्वत इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाते हैं। उत्तर में यह धीरे धीरे गंगा के मैदान में विलीन हो जाता है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमा कौन बना रहा है? अरावली पर्वत। उत्तर में ये गंगा के मैदान पहुंचते पहुंचते समाप्त भी होते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि में। पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत सारे पठार देखने को मिलेंगे। मध्यवर्ती उच्च भूमि का पश्चिमी भाग है मालवा पठार। पश्चिमी भाग क्या है? मालवा का पठार है। पूर्वी भाग है दक्षिणी बिहार में छोटा नागपुर का पठार, पश्चिमी भाग है ये। बुंदेलखंड और बघेलखंड इनके बीच में स्थित है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम में थार मरुस्थल है। अरावली के पश्चिम में है थार मरुस्थल। ये चट्टानों और बालू से मिलकर बना है। पठारी क्षेत्र के उत्तर पश्चिम विस्तार में फैला हुआ है। पठारी क्षेत्र के उत्तर पश्चिम विस्तार में है। क्या उत्तर पश्चिम में है? मतलब जो आपका पठार है, मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो पठार है, इसके उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है आपका थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल के इस भाग की कुछ छोटी नदियां लवण झीलों में गिरती हैं या बालू में विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार यह अंतः स्थलीय क्या कहलाता है? अपवाह क्षेत्र। तो अंतः स्थलीय अपवाह क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की कुछ नदियां जो होती हैं, छोटी छोटी नदियां लवण झीलों में गिरती हैं या फिर वो बालू में जाकर विलीन हो जाती हैं, ठीक है ना। दक्कन पठार के उत्तर में है विंध्य पर्वत। उत्तर में विंध्य पर्वत से दक्षिण में प्रायद्वीप के सिरे तक विस्तृत है दक्कन पठार, नर्मदा के दक्षिण से लेकर। दक्कन पठार का पश्चिमी किनारा पश्चिमी घाट है। यह अपेक्षाकृत अविच्छिन्न है। जो पश्चिमी घाट है आपका वो अविच्छिन्न है पूर्वी घाट की अपेक्षा। क्या रीजन है उसका? उसका कारण है कि यहाँ पे नदियों का नदियाँ इतनी सारी नहीं है जो समुद्र में गिरती हैं, ठीक है। नदियों का कोई बहाव नहीं है और पूर्वी घाट से ऊंचा भी है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर, परंतु कुछ पर इसकी ऊंचाई 1600 से अधिक है। नॉर्मल तौर पे पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 1600 मीटर मानी जाती है, ठीक है, 1600 मीटर है, परंतु कुछ स्थानों पर 1600 अधिक। पश्चिमी घाट में सह्याद्री। पश्चिमी घाट में क्या क्या देखने को मिलता है? सह्याद्री मिलता है, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम, ये सारी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। ओके, अच्छा ये है कहाँ? जैसे इसमें पूछ लिया जाए अन्नामलाई, अन्नामलाई कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? सर तमिलनाडु। ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, केरल और तमिलनाडु के तरफ तमिलनाडु में है ये। केरल तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ है? सर उसके थोड़ा सा ऊपर, इसके थोड़ा सा ऊपर। सर कर्नाटक वाले और तमिलनाडु और केरल सर तीनों के एरिया को टच हाँ, करेगा। बिल्कुल, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों एरिया में है, ठीक है। अन्नामलाई थोड़ा सा ऊपर है। और कौन सा है? कार्डमम। कार्डमम कहाँ देखने को मिलेगी आपको? सर कार्डमम सबसे नीचे तिरुवनंतपुरम के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। कार्डमम जिसको इलायची की पहाड़ी कहते हैं, ये केरल और तमिलनाडु में है, ठीक है। और कोई? सह्याद्री। सह्याद्री पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, ठीक है, वो तो कल ही बताया था आपको, ठीक है भाई। याद रखना, जैसे पेपर में क्रम भी पूछा गया था एक बार, अन्नामलाई, नीलगिरी, नल्लामलाई, जवादी, ऐसे करके दिया गया था। कौन सा ऑप्शन सही है
ये पूछा गया था। तो उसमें जो उत्तर से दक्षिण का क्रम है, इसमें नल्ला मलाई है, उत्तर से दक्षिण का क्रम सबसे उत्तर में जाएगा नल्ला मलाई इस हिसाब से, फिर जवादी है, फिर नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई है। ठीक है, नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई उत्तर से दक्षिण का क्रम है। और दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछा जाए तो वही उल्टा हो जाएगा, अन्नामलाई, नीलगिरी, जवादी, नल्ला मलाई। बात समझे भाई? तो ये बात हमें याद रखनी है। ओके, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, ये पूछा भी गया है, आपको याद रखना है। केरल का अनायमुड्डी पर्वत प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी समुद्र से ऊंचाई 3695 मीटर है। सही बात है क्या? अनायमुड्डी की ऊंचाई है इतनी। जी सर। ठीक है। दक्कन का पठार पूर्व की ओर मंद ढाल वाला है, पूर्व की ओर मंद ढाल वाला है। इसी कारण से यहाँ पर दक्कन की दक्षिण क्षेत्र में जितनी भी नदियाँ बह रही हैं, जितनी भी नहीं, जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र से निकल रही हैं वो तो अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन पश्चिमी घाट, यहाँ तक कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से भी निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो भी पूर्वी घाट की तरफ, या बोलें तो पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में ही जाकर विलीन होती हैं। ठीक है, पूरब की ओर ढाल होने के कारण ही ऐसा हो रहा है। बात समझे? यस सर। ये ध्यान रखना। दक्कन का पठार पूर्व की ओर मंद ढाल वाला है। इस पठार का पूर्वी किनारा पूर्वी घाट कहलाता है। पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा? उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक, है ना। उड़ीसा से तमिलनाडु तक है ना पूर्वी घाट आपका। चौड़ा है पूर्वी घाट आपका, चौड़ा है पश्चिमी घाट की अपेक्षा। ये कटा फटा है पश्चिमी घाट की अपेक्षा। ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो है ना पश्चिमी घाट की अपेक्षा इसकी बहुत कम है। यह निम्न और खंडित पहाड़ियों से बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। समुद्र से इसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई है 300 से 900 मीटर। औसत ऊंचाई इसकी लगभग 900 मीटर ही है। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां और पर्वत पूर्वकालीन ऊंचे पर्वतों के अवशेष हैं, अतः इनकी ऊंचाई कम है, इनके शीर्ष जो है सपाट है। दक्कन पठार का उत्तर पश्चिमी भाग लावा प्रवाह से बना है। दक्कन पठार का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो लावा प्रवाह से बना है, ये है दक्कन ट्रेप। इसके अंतर्गत लगभग पूरा महाराष्ट्र, दक्कन ट्रेप वाले में महाराष्ट्र लगभग पूरा, फिर गुजरात, उसके अलावा मध्य प्रदेश भी आ जाता है। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है ना। और मालवा का पठार सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं है, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? मालवा का पठार कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको? प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सी नदियां बहती हैं। नर्मदा है, तापी मध्य भारत की पहाड़ियों से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं नर्मदा और ताप्ती नदियां? नर्मदा तो हमारे पंकज से निकलती है। ये दोनों जाके अरब सागर में गिर रही हैं, है ना। बताइए। नर्मदा अमरकंटक, तापी महाबली है। तापी, तापी तो पता है। तापी तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये दोनों पता है, लेकिन ये मुझे नहीं पता है। ये पता है कि नहीं? विंध्य, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, ये पता है ना। ये क्रम है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में ये आता है सतपुड़ा रेंज, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये निकलती है मैकाल श्रेणी से। नर्मदा मैकाल श्रेणी से निकलती है। मैकाल श्रेणी में अमरकंटक से, है ना। ये कहीं पर जलप्रपात भी बनाती है। कहाँ पे बनाती है जलप्रपात? ये सर धुआंधार भेड़ाघाट, भेड़ाघाट जबलपुर के पास में, है ना।
जी सर। वहां पे एक जलप्रपात बनाती धुआंधार, जिसका नाम है। ये फिर कहाँ से निकल रही है? सतपुरा से सर, मुल्ताई के निकट। ठीक है, बैतूल जिला मुल्ताई के निकट दे सतपुरा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ है, मुल्ताई, ठीक है ना? तो ध्यान रखना इसका। बैतूल जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पहाड़ के मुल्ताई पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, ठीक है ना? इतना आपको पता होना चाहिए। दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ये बात भी हमको याद रखनी है, ठीक है? चलिए, मध्य भारत की पहाड़ियों से निकलती हैं, अब ये पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती नर्मदा, उत्तर में विंध्य, दक्षिण में सतपुड़ा है, और सतपुड़ा के बाद आती है कौन सी? तापी नदी। सतपुड़ा की श्रेणी के मध्य सकरी घाटी में होकर बहती है, नर्मदा की बात है। तापी सतपुड़ा के दक्षिण में। अन्य प्रमुख नदियां भी हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। इसमें जब बात हो रही महानदी कृष्णा कावेरी की, तो कृष्णा नदी के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ से निकलती है? सर महाबलेश्वर से उद्गम है। ये निकलती है महाबलेश्वर, कर्नाटक के महाबलेश्वर से। ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र बंगाल की खाड़ी में जा रही है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, सहायक नदी जरूर याद रखिए। तुंगभद्रा, तुंगा अलग है, भद्रा अलग है, दोनों मिलती हैं तो बनता है तुंगभद्रा, ठीक है। कोयना है, कोयना, और एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है। तो सहायक नदी कौन कौन सी है? तुंगभद्रा भाई, कोयना है, घाट प्रभा भी है, घाट प्रभा भी है, मूसी भी है, भीमा भी है। ये मूसी, मूसी के किनारे हैदराबाद है, ठीक है, ये बात भी याद रखने की जरूरत है। बात करें, अब बात करेंगे हम सब गोदावरी की। गोदावरी, गोदावरी के बारे में क्या कहें, कहाँ से निकल रही है? पहली बात तो ये याद रखना कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकल रही है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय पहाड़ी की सबसे लंबी नदी है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ है ये? नासिक में है। कई बार त्र्यंबक पहाड़ी भी आ जाता है, तो ये भी बात याद रखना है। गोदावरी जो है ना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पूर्णा, पूर्णा, प्राणहिता, प्राणहिता, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, वेनगंगा, वेनगंगा है ना, और हमारे ख्याल से पेनगंगा भी इसकी सहायक नदी है। वेनगंगा के साथ पेनगंगा भी है इसकी, ठीक है। तो ये हो गया भाई गोदावरी। चलो, अब बात आई, अरे अब बात आएगी महानदी की। महानदी, पहले कावेरी की बात करते हैं। कावेरी कहाँ से निकल रही है? कर्नाटक से निकल रही है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये, और इस कावेरी को बोला जाता है दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा बोलते हैं इसको। जानते हैं कावेरी नदी ना कुछ द्वीपों का निर्माण करती है। उन द्वीपों का नाम पता है आप लोगों को? लिख लीजिए। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है, ठीक है। क्योंकि शिव समुद्रम एक जलप्रपात भी है अपने यहाँ, है ना।
जो कि जी आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, आयतन की दृष्टि से, है ना, शिव समुद्र। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, अमरावती है, भवानी है, हेमवती है, काबिनी है। ओके, तो ये याद रखने की जरूरत है, इनकी सहायक नदियां हैं। अच्छा, महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा पहाड़ी। सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जहाँ गिरती है उस जगह का नाम है पारादीप। पारादीप के पास में जाके वहीं पे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, ओके, चलिए। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। एटलस में दिए गए भारत के भौतिक मानचित्र में नदियों के उद्गम स्थल मालूम करो। ये भी मालूम करो कि इनमें से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती नहीं हैं। देखो, बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिर रही हैं वो सब डेल्टा का निर्माण कर रही हैं, लेकिन जो अरब सागर में गिर रही नदियां वो सब एस्चुरी का निर्माण करेंगी। ठीक है, ये बात याद रखना। वो एक सिंधु नदी अपवाद हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जब नदियां गिरती हैं तो बंगाल की खाड़ी का जो जलस्तर है नदियों के जलस्तर से थोड़ा सा ऊंचा है। ठीक है, इस वजह से नदियों का जल जो होता है ना वो तो आराम से जाके मिलता है। ठीक है, नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई सारी छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। लेकिन अरब सागर में क्या स्थिति है? नदी के जल स्तर की अपेक्षा अरब सागर का जल स्तर नीचा है। नदियां क्या करती हैं, सॉरी, और दूसरी बात, पश्चिमी घाट आपका ऊंचा भी है। बात समझ रहे हैं? वहां कोई बालू वालू का जमाव नहीं देखने को मिलेगा आपको। इस वजह से क्या होता है, नदियां जो भी पहुंचती हैं पश्चिमी घाट में वो एकाएक अरब सागर में गिर जाती हैं। तो अच्छा, एकाएक अरब सागर में गिरने से क्या हो जाएगा? एकाएक अरब सागर में जब गिरेंगे तो जो भी उनके साथ अवसाद होंगे, जो भी उनके साथ मटेरियल होंगे, वो सब के सब अरब सागर में जाके विलीन हो जाते हैं, है ना। इस वजह से यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है अरब सागर क्षेत्र में, जबकि यहाँ पे एस्चुअरी बनता है। एस्चुअरी पानी के नीचे वाला भाग है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से निर्मित होता है। वही पानी के अंदर से अगर वो पानी के ऊपर दिखने लगे तो वो हो सकता है, वो डेल्टा बन सकता है। लेकिन जब तक वो पानी के अंदर तब तक वो एस्चुअरी रहेगा। ठीक है, बात समझ गए? अब बात जी ये सर। होती है कि विश्व का सबसे बड़ा एस्चुअरी कौन सी नदी बनाती है। हमने नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था, जब नॉर्थ अमेरिका हम पढ़ा रहे तब भी हमने आपको इस बारे में बताए थे हम। कौन सी? रियो ग्रांडे सर। सेंट लॉरेंस। अरे ठीक है, सेंट लॉरेंस के बारे में हम बताया था आप लोगों को, उत्तरी अमेरिका जब पढ़ा रहे थे तभी की बात है, तभी हमने आपको बता दिया था ये बात। ठीक है, अच्छा, नर्मदा नदी जो है ना भ्रंश से होकर बहती है, सबको पता है। वो जिस भ्रंश से बहती ना उसको रेखीय भ्रंश कहा जाता है। ये बात भी हमको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, समझ रहे ना भाई? थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, एक चीज ये बताओ, ये दामोदर नदी कहाँ कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी के बारे में पता है क्या आपको? झारखंड से निकलती है। झारखंड से निकलती है। कोई गांव है, ये देखो, यूपी बीपीएससी में पूछा गया सवाल भी था ना। छोटा नागपुर का पठार भी देते हैं उसको सर। नहीं, छोटा नागपुर का पठार कोई गांव का नाम आया था ना आपकी बार, जिसने 69 दिया था। बहुत खतरनाक नाम था। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे बराकर, जमुनिया, बराकी, है ना। तटीय मैदान की बात करेंगे अब। तटीय मैदान की बात की जाएगी अब। ठीक है, दक्कन का पठार दोनों ओर तटीय मैदानों से घिरा हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में सर्वाधिक चौड़ा है। पश्चिमी जो तटीय मैदान है उत्तर में चौड़ा है, और इसका मतलब उत्तर में सर्वाधिक चौड़ा है, इसका मतलब है कि दक्षिण में क्या है, ये सकरा होगा, है ना। तो दक्षिण के ना और ऊंचा होगा। इसमें गुजरात का मैदान भी शामिल है। पश्चिमी तटीय मैदान में गुजरात का क्षेत्र भी शामिल है। दक्षिण की ओर ये सकरा होता जाता है गुजरात के दक्षिण में, या कोंकण तट है गुजरात के दक्षिण में, इसको क्या बोलते हैं, कोंकण तट।
पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग मालाबार तट है। पश्चिमी तटरेखा आंशिक रूप से दंतुरित है। आंशिक रूप से दंतुरित है, पूरी तरह दंतुरित नहीं है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। और आंशिक रूप से दंतुरित होने के चलते ही यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या बोलते हैं बंदरगाहों का विकास संभव हुआ है। ठीक है। इसके उत्तरी भाग में नर्मदा, तापी के ज्वारनदमुख और केरल में लैगून पश्च जलीय क्षेत्र हैं। केरल में लैगून देखने को मिल सकते हैं या फिर पश्च जलीय क्षेत्र मिल सकते हैं। ये पश्च जलीय क्षेत्र क्या होते हैं? जब तटीय क्षेत्र में समुद्र का एक छोटा सा भाग समुद्र के मुख्य जल से बालुका भित्ति या भूजिह्वा द्वारा अलग हो जाता है, तब तट के पास एक खारे पानी की झील बन जाती है जिसे लैगून या पश्च जल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, पश्च जल या लैगून किसको कहते हैं। ठीक है, ये तो रही पश्चिमी तटीय मैदान की बात। पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत संकरा है ना। पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो अधिक चौड़ा देखने को मिलेगा। पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा देखने को मिलेगा, अधिक समतल भी देखने को मिलेगा। उत्तर में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मैदान में मिलता है ये। इस तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट है। पूर्वी तट पर 4 डेल्टाओं की स्थिति आपको दिखानी है। 4 डेल्टा आपको दिखाने हैं जो पूर्वी घाट पर बने हुए हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना, अब देखो पूर्वी घाट की बात हो रही है ना, पूर्वी तटीय मैदान की बात हो रही है। पूर्वी घाट पर आप जब देखेंगे ना तो यहाँ पे एक चीज आपको बताएं, जवादी की जो पहाड़ी है ना, जो जवादी की पहाड़ी है इसी पूर्वी घाट में पाई जाती है। ठीक है, इसी पूर्वी घाट का हिस्सा है जवादी की पहाड़ी। कहाँ पे पाई जाएगी? तमिलनाडु में पाई जाएगी, अर्काड जिला में पाई जाएगी। ठीक है, अर्काड जिला तमिलनाडु का है, यहाँ पे मिलती है जवादी की पहाड़ी। यहाँ पर एक नल्लामलाई पहाड़ी है। जो नल्लामलाई पहाड़ी है ना वो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा और पेन्नरू नदी के बीच में। कृष्णा और पेन्नरू नदी के बीच में जिस पहाड़ी का निर्माण हुआ है, जो पहाड़ी दिख रही है उसका नाम है नल्लामलाई पहाड़ी। ठीक है। अच्छा, पहाड़ियों की रानी किसको कहा जाता है? जिसको पहाड़ियों की रानी कहा जाता है वो भी इसी पूर्वी घाट का हिस्सा है। हालांकि ये पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है, लेकिन इसको भी पूर्वी घाट का हिस्सा माना जाता है। क्या नाम है इसका? नीलगिरी पहाड़ी। ऊटी सर। नीलगिरी पहाड़ी। एक चीज और इसमें याद रखने की जरूरत है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दूध बेटा। दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा, डोडा बेट्टा है ना, डोडा भी है बेटा भी है भाई। अच्छा, ये ना ये जो डोडा बेट्टा है ये टोडा जनजाति का निवास स्थान भी इसे माना जाता है। ठीक है। जी सर। ये चलिए ठीक है। द्वीपों की बात की जाए अब। द्वीप केरल तट के पश्चिम की ओर अनेक छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इनको सामूहिक रूप से लक्षद्वीप कहते हैं। ये प्रवाल से बने हुए हैं। जो लक्षद्वीप है वो किससे बने हैं? प्रवाल से बने हुए हैं भाई। ठीक है, इनको सामूहिक रूप से लक्षद्वीप ये प्रवाल से बने। आप कक्षा 6 में ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में प्रवाल पॉलिप के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। ये आकार में अधिक बड़े हैं। अभी हम करंट में ही पढ़ रहे थे कल। इनमें से कुछ द्वीप ज्वालामुखी से बने हैं जबकि अन्य पहाड़ी श्रृंखलाओं के डूब जाने से बने हुए हैं। मतलब ज्वालामुखी और पहाड़ी श्रृंखला के डूबने से बने हैं, निर्मित हैं। भारत के दक्षिणतम भाग को इंदिरा पॉइंट यह ग्रेट निकोबार में द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। मानचित्र पर इसकी स्थिति हमको मालूम करनी चाहिए। इन विभागों की भौतिक विशेषताओं में अंतर सुस्पष्ट है, परंतु इनकी समानताएं भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। समस्त भौतिक इकाइयों में प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम है। इनकी पर्वत निर्माणकारी संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। एक चीज और याद रखना, द्वीपों की बात हो रही जब यहाँ पे ना, तो द्वीपों में जो अंडमान है, अंडमान में कई सारी चीजें पूछी जाती है। जैसे एक पूछा जाता है अंडमान में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैडल पीक। अंडमान की सर्वोच्च चोटी क्या है? सैडल पीक।
सैंडल के आकार की होगी, इसलिए सैडल पीक नाम रखा गया है। 732 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। उत्तरी अंडमान में है, ये बात याद रखो, उत्तरी अंडमान में है। और दिगलीपुर एक जगह है यहाँ पे, दिगलीपुर, इसी के पास में है ये, दिगलीपुर के पास में है ये। अब निकोबार की सर्वोच्च चोटी, ये तो अंडमान की हो गई। माउंट थुलियर। हाँ, निकोबार की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट थुलियर, माउंट थुलियर है। इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। ये ग्रेट निकोबार में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो एक ज्वालामुखी पाया जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी, दक्षिण भारत का एकमात्र, सॉरी दक्षिण एशिया का एकमात्र जो आपको सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप भी यहीं पर है। कहाँ पर है बैरन द्वीप? बैरन द्वीप आपको मिलेगा अंडमान सागर में, अंडमान सागर में देखने को मिलेगा। इसमें जो पहला उद्गार हुआ था वो 1787 में हुआ था, उसके बाद अभी तक उद्गार नहीं हुआ इसमें। लेकिन एक चीज और याद रखना, यहाँ पर एक नारकोंडम द्वीप भी है। नारकोंडम द्वीप है। नारकोंडम द्वीप जो है ना, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र है, ठीक है ना, प्रसुप्त ज्वालामुखी से क्षेत्र है। और ये भी अंडमान सागर में ही है, अंडमान सागर में ही ये भी है। हमने आपको कई बार बताया है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो आराकान योमा का विस्तार है, ये हमने आपको पहले से ही बता रखा है। ओके, यहाँ पे जो प्रमुख चट्टानें देखेंगे, हम बलुआ पत्थर देख सकते हैं, यहाँ पर चूना पत्थर देख सकते हैं, यहाँ पर शैल देख सकते हैं, अंडमान निकोबार की बात है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, एक जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र है अंडमान निकोबार में, उसका नाम क्या है? नाम सुना सुना सा लगेगा अभी, बांडूर। बांडूर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र है। किस लिए फेमस है बांडूर? लिख लीजिए, बांडूर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र। ये विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है। रॉबर केकड़ा, रॉबर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये पता हो गया। अब सर जैसे रबर केकड़ा क्या होता है? रॉबर केकड़ा देख लो, अरब सागर में जो द्वीप है, अरब सागर में जो द्वीप है वो प्रवाल निक्षेप से बने हुए हैं, प्रवाल से बने हुए हैं, उसको कई सारे नाम दिए जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है लक्षद्वीप। हम इनको कहते हैं लकादीव कह सकते हैं, इसी को हम मिनी कॉय भी बोल सकते हैं, इसको हम अमीन दीवी भी कहते हैं। लक्षद्वीप, लकादीव, मिनी कॉय, अमीन दीवी। लक्षद्वीप में बात करें तो इसका जो सबसे उत्तरी भाग है वो है अमीन दीवी। तो सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? सबसे दक्षिणी भाग इसका है मिनी कॉय। मिनी कॉय जो है लक्षद्वीप समूह का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मिनी कॉय। और तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है यहाँ का? एंड्रोथ। सबसे बड़ा द्वीप अंद्रोथा द्वीप है। एंडरॉट, एंडरॉट, एंडरॉथ, कुछ भी बोल सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है मिनी कॉय। मिनी कॉय राजधानी इसकी कवरत्ती है, सबको पता है, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए ना नॉर्मली तो अरब सागर में बहुत सारे द्वीप देखने को मिल जाएंगे, छोटे मोटे, ठीक है। अपतटीय द्वीप, अपतटीय द्वीप का नाम सुना आप लोगों ने? अपतटीय द्वीप कई सारे हैं अरब सागर में अपने, जैसे आपने सुना होगा महाराष्ट्र में जो पाए जाते हैं एलिफेंटा, सालसेत, ऐसे द्वीप है ना, पिरम, भैसला, नोरा, कीर्तन, करुणभार, दीव, बैदा, ये सब ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। अब तटीय द्वीप कर लेते हैं।
अब तटीय द्वीपों की बात करें थे भाई, जैसे पिरम द्वीप है, एक नाम सुना होगा, पिरम द्वीप कहां पर है ये? खंभात की खाड़ी में पिरम द्वीप है। एक है भैसला द्वीप। भैसला द्वीप कहां देखने को मिलेगा? काठियावाड़ क्षेत्र में। फिर देखेंगे तो दीव, बैदा, बैदा, नोरा, पीरतन, करून भार, ये कहाँ मिलेंगे फिर आपको? कच्छ, कच्छ। कच्छ क्षेत्र में मिलेंगे। फिर खडिया बेट और आलिया भट्ट, आलिया बेट है। तो खड़िया बेट और आलिया बेट ये कहां पर देखने को मिलेगा भाई? ये भैया मिलेगा नर्मदा ताप्ती के मुहाना पर। यहां पर मिल जाएगा। एक है बुचर, करंजा, क्रॉस, ये कहां मिलेगा? मुंबई के पास, मुंबई के पास। एक है भटकल पिजन कॉक, ये कहां मिलेगा? मैंगलोर। मंगलौर तट के पास। हाँ क्या बोल रहे हैं? मैंगलोर ही बोल रहे हैं। मंगलौर तट, हाँ। अंजी दीव कहाँ है? गोवा। वायपिन कहाँ है? कोच्चि। एक और है शॉर्ट और व्हीलर, ये कहां पर है भाई? महानदी और ब्राह्मणी के मुहाने पर, महानदी और ब्राह्मणी के मुहाने पर है, ठीक है। और फिर आता है, एक है न्यू मूर, न्यू मूर और गंगा सागर, ये तो दोनों पता होगा सबको। बांग्लादेश। गंगा डेल्टा, ठीक है। ओके।